हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयनिक विनिमय की। आयनिक विनिमय का फर्स्ट जो पार्ट था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इसके सेकंड पार्ट की। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा धनायनिक विनिमय तथा पौधों का पोषण की। किस प्रकार से धनायन विनिमय होता है और इसमें पौधों को पोषण प्राप्त होगा, या फिर हम ये कह सकें कि पौधों को पोषण प्राप्त करने में धनायनिक विनिमय का कितना महत्व है या इसके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, धनायनिक विनिमय जो है इसके मुख्यतः दो कार्य होते हैं। तो सबसे पहले पहला कार्य क्या होगा इसमें, ये हम देख लेते हैं कि धन आयन विनिमय पोषक तत्वों को स्वतंत्र करते हैं। अब धनायनिक विनिमय की क्रिया क्या होती है, ये क्या करते हैं, पोषक तत्वों को या धनायनों को क्या करते हैं, सबसे पहले स्वतंत्र करने का कार्य करते हैं, जो मृदा विलयन में मुक्त किए जाते हैं। और ये जो धनायन है ये कहाँ मुक्त किए जाते हैं, मृदा विलयन के अंदर मुक्त किए जाते हैं, तथा यह पोषक तत्व मृदा विलयन में मूल रोमों द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। और इन्हें क्या किया जाता है कि जो पादपों की जड़ें होती है, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है, उन जड़ों द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मृदा विलयन होता है, मृदा विलयन के अंदर ही, मृदा विलयन के संपर्क में ही पेड़ पौधे की या जो पादप होते हैं इनकी जड़ें संपर्क में आती है, और इन जड़ों के ऊपर मूल रोम होते हैं, और मूल रोमों द्वारा ही क्या किया जाता है, जल या पोषक तत्वों को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो इनके संपर्क में आते हैं ये मूल रोम क्या करते हैं, इनका अधिशोषण करने लगते हैं। यदि मूल रोमों और सूक्ष्म जीव, आप लोग जो मूल रोम है इसमें ध्यान दीजिएगा, दो बातें कह रहा है यहाँ पे कि यदि मूल रोम तथा सूक्ष्म जीव मृदा कोलेट के संपर्क में आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो मूल रोम है और सूक्ष्म जीव है ये क्या करते हैं कि मृदा कोलेट के संपर्क में आते हैं। अब यहाँ पे मैं ये आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मृदा कोलेट क्या है, यहाँ पे या फिर मृदा विलयन आप लोग पढ़ रहे हो, ये क्या है कि आप लोग देखते हो, आप लोगों ने कभी देखा होगा या आप लोगों ने सुना होगा कि मृदा, जब हमारे बारिश होती है, बारिश के समय में क्या होता है कि बारिश का जो पानी होता है ये कहाँ जाता है, मृदा के निचले स्तरों में जाता है, और निचले स्तरों में जाकर के क्या होता है, एकत्रित होने लगता है। और एकत्रित होने के बाद में ये कैपिलरीज जो होती है, केशिकाएं होती हैं, उन केशिकाओं में ये जल भरा हुआ रहता है। तो यही जल और इस जल के अंदर जो धनायन मुक्त होते हैं, तो उनको मिश्रित रूप से हम क्या कहते हैं, मृदा कोलाइड विलयन कहते हैं, या मृदा विलयन हम उसे कहते हैं। तो इस विलयन के अंदर ये धनायनों को छोड़ जाता है और धनायनों से यहाँ से ग्रहण किए जाते हैं। तो मृदा कोलाइड तथा मूल रोमों के बीच सीधा विनिमय होता है। तो इसमें क्या होगा कि मृदा कोलाइड और मूल रोमों के बीच में क्या होता है, इसका सीधा विनिमय होता है। बीच में इसका थर्ड पार्ट कोई भी नहीं होता है, बीच में इसको किसी चीज़ की सहायता की जरूरत नहीं होती है। इस प्रक्रिया द्वारा मूल रोम तथा सूक्ष्म जीवों में पैदा हुए H+ आयन, अब ये क्या होगा देखिएगा, आप लोगों को पता है कि मूल रोमों के अंदर और सूक्ष्म जीवों में इससे क्रिया होगी, क्योंकि इनके अंदर भी कंपटीशन होता है कि क्या नाम से कौन सबसे पहले पोषक तत्व कितने ग्रहण करे, कितनी मात्रा में ग्रहण करे। तो इस प्रक्रियाओं द्वारा, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इनमें H+ आयनों को क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। और ये H+ आयन जो होंगे ये कहाँ पे अधिशोषित हो जाते हैं, ये क्या नाम से उस धनायनिक जो विलयन है, या जो विलयन है या मूल मृदा विलयन है, उसके अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे धनायन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है और पौधों को पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता निम्न बातों पर निर्भर करती है। किन किन बातों पर निर्भर करती है वो देखते हैं। धनायन संतृप्ति सबसे पहले होती है, धनायन संतृप्ति। अब ये क्या है, मृदा में कैल्शियम Ca2+ संतृप्तता प्रतिशत अधिक होता है, तो इसका विस्थापन आसानी से हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जहाँ पे किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या मात्रा ज़्यादा होगी, और मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उनको फटाफट से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाता है। तो यही आप लोगों के धनायन संतृप्ति कहलाता है। मतलब धनायनों की प्राप्यता क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, संतृप्त होंगे, और इनकी जितनी आवश्यकता होगी उतने ये काम में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संगुणित आयनों का प्रभाव। जब एक धनायन के पास दूसरा धनायन की अधिकता होती है तो यह पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्या नाम से संगुणित आयनों का प्रभाव में क्या होगा। संगुणित आयन का मतलब होता है कि क्या नाम से जहाँ पर एक आयन की तो क्या होती है, अधिकता होती है, और दूसरे आयन क्या होते हैं, उसके कंपेरिजन में कम पाए जाते हैं, जिसके कारण जो आयन ज़्यादा होते हैं ये मृदा के चारों तरफ क्या करते हैं, लिपट जाते हैं। और मृदा के चारों तरफ लिपटने के कारण क्या होता है, क्या उनके ऊपर अधिशोषित होने के कारण क्या होता है कि ये दूसरे पोषक तत्व हैं या दूसरे धनायन जो हैं ये इनकी सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित नहीं हो पाते। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, संगुणित आयनों का प्रभाव भी हम इसे
कहते हैं। तो इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो और पोटेशियम की मात्रा कम हो, इसी तरह पोटेशियम की अधिकता हो और मैग्नीशियम की प्राप्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आप लोगों के संगुणित आयनों का प्रभाव हम कहते हैं। मतलब एक जो धनायन है उसकी तो क्या हो जाएगी, आप लोगों की प्रधानता हो जाएगी, जबकि दूसरे धनायन की क्या हो जाती है, कमी होती है। तो क्या होता है कि एक तो जो कमी वाला होता है वो उसकी पृष्ठीय सतह पर क्या होता है, अधिशोषित नहीं हो पाता है। तो इसी क्रिया को हम संगुणित प्रभाव कहते हैं। चित्र द्वारा इसको समझ लेते हैं। देखिए कि आप लोगों की ये मृदा है, मृदा रूट है, ये प्लांट रूट है आप लोगों के। अब प्लांट रूट के ऊपर हमारे कैल्शियम आयनों की इसके ऊपर क्या होती है, प्रधानता होती है, जबकि अपने पोटेशियम आयनों की यहाँ पे क्या है, कमी है। और कमी होगी तो क्या होगा, जब किसी चीज़ पर चारों तरफ यदि मान लीजिए कैल्शियम आयन या कोई भी वस्तु ले लो, तो उस वस्तु के चारों तरफ कुछ ना कुछ चीज़ लपेटी हुई हो, तो क्या उसके ऊपर दूसरी वस्तु काम करेगी या दूसरी चीज़ चाह करके चिपकेगी? नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं चिपक सकती। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के दोस्त है, आप लोगों के दोस्तों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो किसी एक ग्रुप में लड़कों की क्या हो जाती है, कमी होती है, परंतु एक ग्रुप में क्या होती है, लड़कों की अधिकता होती है। तो जिस ग्रुप में लड़कों की अधिकता होगी तो वहाँ कमी वाले लड़के क्या होंगे, उसके आसपास भी नहीं भटकते, तो वो उस ग्रुप में नहीं जा सकते। तो इसी प्रकार से यही चक्र यहाँ पे भी चलता है। कैसे चलता है कि जैसे मान लीजिए ये तो एक ग्रुप है जो क्या नाम से लड़ने आया है, और ये दूसरा ग्रुप जो है ये अपने दोस्त को बचाने आया है। तो क्या नाम से आप कैसे मान सकते हो कि जैसे K+ आयन है, ये क्या करेंगे, कम है, तो फटाफट इस ग्रुप को देखकर क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, या इसके पास में वो आसपास में भी नहीं भटकेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ कैल्शियम आयनों की अधिकता है या पोटेशियम आयनों की कमी है, तो पोटेशियम आयन इस प्लांट रूट पर क्या होते हैं, अधिशोषित नहीं हो पाएंगे, और अधिशोषित नहीं होने से धनायन इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग इनको धनायन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो यही प्रभाव आप लोगों के क्या होगा, संगुणित प्रभाव आप लोगों के कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कोलाइड के प्रकार। अब कोलाइड, विभिन्न प्रकार के कोलाइडों की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, सदा एक जैसे नहीं बनते हैं। कोलाइडी विलयनों का प्रभाव और कोलाइडी विलयनों की प्रकृति, हर प्रकार के कोलाइडी विलयनों की प्रकृति क्या होती है, यहाँ पे अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट है धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। उच्च कैल्शियम प्लस बेस संतृप्त मृदाएं अत्यधिक पोषक होती है, क्योंकि इनमें रंध्रों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है, और मृदा भी कैसी होती है, दानेदार होने के कारण इनमें वातन और जल निकास अच्छा होता है। धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। देखिए यदि कैल्शियम आयनों की प्रधानता ज़्यादा होगी तो ये मृदाएं क्या होती है, हमारी अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम आयनों की प्रधानता के कारण ही मृदा जो होती है वो कैसी होती है, दानेदार होती है। और जब मृदा दानेदार होगी तो ये देखिए जिस तरीके से मैं आप लोग यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, मृदा दानेदार है, तो इस तरीके दानेदार होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, रिक्त स्थान इनके बीच में मिलेंगे, और इन रिक्त स्थानों से क्या होगा, वातन भी अच्छा होगा। वातन का मतलब है हवाओं का आदान प्रदान, और जल निकास का मतलब है जल नीचे भी जाएगा और जल ऊपर भी इनके आसानी से आ सकता है। तो इस प्रकार का आदान प्रदान इनके क्या होगा, आसानी से होता है, और आसानी से होने के कारण धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता में इनका प्रभाव भी ज़्यादा होता है, या अधिक प्रभावी ये होते हैं। नेक्स्ट है बेस असंतृप्त मृदा में H+ तथा Al3+ आयनों के कारण अम्लता अधिक होती है। इसी कारण इनमें वातन और जल निकास अच्छा नहीं होता है। इसे सुधारने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। तो इसे समझ लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि बेस असंतृप्त मृदाएं जो होती है, क्या होता है, उनके अंदर H+ आयन और Al3+ आयनों की हमारे क्या होती है, अधिकता होगी। और जब इन आयनों की अधिकता होगी तो मृदा के कण जो होंगे कैसे होंगे, बारीक होंगे, और बारीक होने के कारण दानेदार वो नहीं होंगे, उनकी आकृति क्या होगी, अनिश्चित होगी। और अनिश्चित आकृति होने के कारण जो उनके छिद्र हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद होंगे, और छिद्र बंद होने से उनमें जो वातन होगा वो क्या होगा, अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाने के कारण क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। और अच्छा नहीं होगा तो इससे सुधार में उनके तो इस चीज़ को सुधारने के लिए आप लोग क्या करोगे, उसके अंदर चूने का उपयोग करोगे। चूने का उपयोग में क्या होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। अब CaCO3 से हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम उस मृदा को मिलेगी, और वो मृदा कैसी हो जाएगी, वापस से दानेदार होगी, और वो वापस से आप लोगों की क्या हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, उपजाऊ मृदा में कुल विनिमय भस्म कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आप लोगों के सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम की मात्राएं CaSC का लगभग 80 से 90% आप लोगों को होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए ये याद करना पड़ेगा, तो इसे प्लीज़ आप लोग याद कीजिएगा। इनमें हाइड्रोजन विनिमय 20% से कम होता है, तो इनके अंदर ध्यान दीजिएगा कि ये भी आप लोग यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन विनिमय क्षमता इसमें कितनी होगी, तो 20% से कम इनके अंदर हाइड्रोजन विनिमय क्षमता आप लोग ये हो जाएगी। मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब बेस संतृप्ति क्या है ये देखिए बेस संतृप्ति कुल विनिमय भस्म, जैसे आप लोग भस्म कितनी है, कैल्शियम के अणु कितने हैं, मैग्नीशियम के अणु कितने हैं, पोटेशियम के अणु कितने हैं, और भी बहुत से जो यहाँ पे पोषक तत्वों के अणु कितने हैं, जिन्हें अधिशोषित कुल धनायन विनिमय क्षमता की प्रतिशतता ही क्या कहलाएगी, आप लोगों की बेस संतृप्ति कहलाएगी। मतलब इन सभी का प्रतिशत यदि आप लोग निकाल लो तो वही क्या कहलाती है, आप लोगों की बेस संतृप्ति कहलाती है। संतृप्त का मतलब होता है कुल संतृप्त कितने हैं, उनके अंदर आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो संतृप्त होंगे बस, उनके उसके अलावा नहीं चाहिए, जरूरत उनको नहीं है। इसका सूत्र है प्रतिशत बेस संतृप्ति बराबर कुल विनिमयशील भस्म। जो विनिमयशील भस्म होगी उसकी मात्रा, जिस विनिमयशील भस्म कौन कौन सी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह आप लोगों के विनिमयशील भस्म है, इसको 100 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और धनायन विनिमय क्षमता का इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को भाग देना पड़ेगा।